नाज़रीन आपको वेलकम करेंगे बजट ट्रांसमिशन 2016-17 के अंदर, और ख़ास तौर पे हमारी जो गुफ्तगू होगी उसका महवर यही होगा कि बजट की काफ़ी लंबी तकरीर रही और मेरे सब्र का भी काफ़ी इम्तिहान हुआ। मेरे ख़्याल से आप लोगों के सब्र का भी हुआ होगा। मेरे साथ साथी एंकर होंगी राबिया खान साहिबा, उनका मैं तारुफ़ कराता चलूँ, और हमारे साथ बड़े अहम मेहमान जो हैं वो शामिल गुफ्तगू होंगे। लेकिन मैं उनका तारुफ़ कराने से पहले आपको बजट के कुछ अहम नुकात ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। बजट के मुतालिक जब हमने बात की तो मेरे जहन के अंदर कुछ ऐसे नुकात आए कि आखिर इस बजट के अंदर क्या महंगाई को कम करने के लिए क्या कोई ख़ास इक़दाम लिए गए। तनख्वाह के अंदर इजाफ़ा तो हमने देखा वो वफाकी सतह पर होता है, असल तो हमें सूबाई सतह पर देखना है कि क्या तनख्वाहों में उस हिसाब से इजाफ़ा होगा या नहीं होगा। इसके साथ साथ जो चीज़ें देखने वाली थी वो ये थी कि हमारे मुल्क के अंदर जो पेंशनर्स हैं उनकी तनख्वाहों में किस कदर इजाफ़ा हो, क्योंकि हमारे सीनियर सिटीजन बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, हमारे वेलफेयर सिस्टम के अंदर उनके लिए कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है। बेसिकली आवाम दोस्त बजट था ये या नहीं था, जिसका बहुत ज़्यादा दावा जो है वो किया गया है। हाँ, ये बात है। हमारे मुल्क के अंदर 3 किस्म के बजट आते हैं। एक आता है मुल्क दोस्त बजट। उस मुल्क दोस्त बजट के माने ये होते हैं कि उसका ताल्लुक कोई ना मुल्क से होता है ना दोस्त से होता है। उसका मकसद ये होता है कि ब्यूरोक्रेट्स के फ़ायदे में है, मिनिस्टरों की तनख्वाहें बढ़ेंगी और फेडरल सेक्रेटरीज जो हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। ये मुल्क दोस्त बजट होता है। फिर उसके अलावा दूसरा किस्म का हमारे यहाँ जो बजट आता है वो होता है अवाम दोस्त बजट। ये वो होता है जिस पर ताजिर सनतकार बहुत खुश होते हैं और FPCCI, KCCI और दीगर चैम्बरों में मिठाइयाँ बढ़ती हैं। तो ये होता है हमारे यहाँ अवाम दोस्त बजट। फिर तीसरा जो बजट जो कि आना चाहिए हकीकी तौर पे वो ऐसा बजट होता है जिसका महवर और मकसद जो है वो अवाम की फलाह व बहबूद हो। ऐसा बजट आज तक मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख़ में कभी आया नहीं, और अगर इसी तरह का सेटअप रहा तो कभी आएगा भी नहीं। लेकिन इस तरह नहीं सोचना चाहिए। लोग मुझे कहते हैं कि मैं हर वक्त कड़वी बातें करता हूँ, जिसका कोई फ़ायदा तो नहीं। हम यही बात अपने गेस्ट से जो है वो जी बिल्कुल ऐसा करते हैं कि पूछ लेते हैं और उनके ख्याल में ये इन तीनों में से किस कैटेगरी में जो है वो इस बजट को डालेंगे। हाँ, बात ये सही है, लेकिन इससे कबल वक्त कुछ नुकात क्योंकि जो है वो हमें भी बताएंगे, तो तमहीद बांधने दें मुझे। ठीक है। मेरे जहन में कुछ चीज़ें और भी आ रही हैं जो कि मेरे ख्याल से मेहमान उसके ऊपर काफ़ी हद तक सोच सकेंगे। लेकिन जो सोच थी मेरी, जो फ़िक्र थी, असल में अमूमन क्या है कि ऐसे बजट की तकारीर जो सुनता हूँ जो तवीलुल मियाद होती हैं तो फिर मुझे बीच में ऊँग भी आ जाती है। मैं थोड़ी देर, और वैसे भी पूरा दिन जो है तो आप ऊँग करके आए। हाँ, मैं थोड़ा आराम कर लिया। मैंने कहा यही वक्त मिलेगा जो बजट की तकरीर हो रही है इसी के दौरान ही, और मेरे ख्याल से उसकी जो तशरीह होती है उसी में असल बात होती है, क्योंकि वैसे बात झींगों पर और मछली पर और जो है इस तरह की बातें वो करते रहते। असल में गैर अहम चीज़ों के ऊपर जो है ना शख्स ज़्यादा गौर करता है। जब उसके व्हेन यू हैव लेस टू ऑफर देन व्हाट यू डू इज़ के यू ट्राई टू स्ट्रे फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। उससे फिर क्या होता है कि आवाम का भी फिर थोड़ा जहन झींगों की तरफ और मछलियों की तरफ चला जाता है। फिशिंग इंडस्ट्री आपसे हाँ, मतलब वो तो वैसे मैंने किसी को छोड़ा ही नहीं कि कोई मेरा दोस्त रहे, सबके सभी नाराज़ हो गए। तो मेरे ख्याल राबिया जो चंद चीज़ें मेरे और जो नज़र में आई मैं थोड़ा सा उनका जिक्र कर लूँ, क्योंकि मुझे बतलाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उस पर फोकस्ड हैं और कुछ समरी जो है वो हमें उनको पेश करनी। लेकिन मेरे जहन में ऐसा था कि आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि इश्तिहारात मीडिया पर चल रहे थे कि 4% बजट जो है वो तालीम की तरफ या तालीम के लिए मुख्तस किया जाए, सेहत के लिए इतना बजट होगा, अहम जो आप समझ लीजिए कि सहूलियात हैं आवाम के लिए उसके लिए बहुत कुछ होगा। लेकिन वो हुआ कुछ नहीं। और मुझे याद है एक बहुत बड़ी कैंपेन चली जिसके अंदर एक भारी आवाज़ के अंदर एक साहब आवाज़ दिया करते थे वज़ीर आज़म को, 4%, 5% तालीम। वज़ीर आज़म साहब आपने हमसे वादा किया था। अचानक बजट के नज़दीक वो मोटी आवाज़ वाले साहब का इश्तिहार भी गायब हो गया। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ टैक्स रिफॉर्म के बारे में बड़ी बात हो रही थी, वेबसाइटें खुली हुई थी जिनका काम, लेकिन जो ही पानामा पेपर आए वो टैक्स रिफॉर्म वाले सोशल मीडिया वाले कहीं गायब हो गए। अब मैं चाहूँगा कि मेहमानों का हम बाकायदा तारुफ करा कर तो इस सेशन का आगाज़ भी करें। जी तो आपकी इजाज़त से सबसे पहले हमारे यहाँ सिराजुद्दीन अज़ीज़ साहब तशरीफ़ लाए हैं, जो कि बड़े ही हमारे मारूफ मेहमान भी हैं, बहुत पसंदीदा शख्सियत भी हैं, साथ ही साथ प्रेसिडेंट एंड CEO हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक भी हैं। थैंक यू। और अमूमन माशियात के ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं और उनकी गुफ्तगू सुन के मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभार मैं अश्कबार भी हो जाता हूँ इनकी बात सुन के, आखिर में आंसुओं को अपने आँखों में समाये उठता हूँ।
अच्छा, इनके साथ होंगे जनाब सैयद शब्बर जैदी साहब, सीनियर पार्टनर AF फर्गूसन एंड कंपनी। इसके अलावा टैक्स एक्सपर्ट मैं इनको कहता हूँ। हुकूमत इनकी बातें बहुत सुनती है जब उनकी काम का होता है, लेकिन कभी कभार इनकी बात सुनना बंद कर देते हैं जब इनके काम की बातें नहीं होती उनकी। और जनाब तारिक इकबाल साहब जो कि साबिक चेयरमैन NIT और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और बड़े एहसन अंदाज के अंदर जो है वो, मैं कहूँगा कि तंज़ो मिज़ाह तो नहीं, लेकिन कम से कम एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करते हैं। रबिया, मैं चाहूँगा कि आपके जहन में चंद सवालात हैं बड़े अहम, आप उनके साथ आगाज़ कीजिए। जी, और जो आपने सवाल उठाए मेरे ख्याल से वही हम जो है अपने एक्सपर्ट से इस बारे में उनकी राय जानना चाहेंगे। सिराज साहब, आपसे शुरुआत करूँगी मैं। जैसा कि अली ने मेंशन किया कि क्या ये बजट आपको लगता है गरीब आवाम के लिए है या नहीं है, या आवाम दोस्त बजट है, जैसा कि इसहाक साहब ने बार बार इस चीज़ को मेंशन किया? मेरा ख्याल है उन्होंने जो अभी 3 फैसेट्स बताए हैं बजट के कि किस किस तरह के होते हैं, इट्स अ पॉटपूरी एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट। मेरे हिसाब से बजट एक्टिविटी हमारे मुल्क में एक हाइप क्रिएट करती है, जबकि ये क्या है, इट इज़ जस्ट ए मेजरमेंट ऑफ अ 1 ईयर्स परफॉर्मेंस। और मैं हमेशा ये कहता हूँ 1 ईयर्स परफॉर्मेंस इन द लाइफ ऑफ अ नेशन मीन्स एब्सोल्युटली नथिंग, कोई मान ही नहीं रखते। मुल्क तरक्की करते हैं 15 साल का बजट लेके, 30 साल का बजट लेके, एक इकनॉमिक विजन के तहत काम होता है। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स जो लिए जाते हैं, दीज आर ओनली स्मॉल माइलस्टोन्स ऑन द पाथ ऑफ अ बिग लॉन्ग जर्नी। तो बजट आई थिंक इट्स रन ऑफ द मिल, जैसे हर साल होता है उसी तरह का था। नथिंग वेरी एक्साइटिंग अबाउट इट। सिर्फ खैर हमारे मुल्क के लिए नहीं, आई थिंक हर मुल्क के लिए ही जो है वो काफ़ी एक्साइटिंग ही होता है। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि 1 साल इज़ टू लेस टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द इकॉनमी। तारिक साहब, आपका क्या जो है वो, आपकी क्या राय होगी इस बजट को लेकर? मैं सिराज साहब की राय से मुत्तफ़िक़ हूँ। देखिए, बात यह है कि ये जैसे इन्होंने कहा है, ये शुरू से ये हर दफ़ा गवर्नमेंट क्लेम करती हैं कि अवाम दोस्त है, उन्हें कहना है। जिसे टैक्स लगाओ वो कहता है मुझे गलत लगाया। जब कभी निगोशिएट करने जाओ कहते हैं अच्छा जी आपको नहीं लगाते, आप बताएं फिर किसे लगाते हैं। सो बेसिकली कोई आदमी भी टैक्स किसी मुल्क में भी देना नहीं चाहता, ये रिवाज नहीं है। हाँ ठीक है, तकरीरें अपनी जगह के साथ ये बहुत ज़रूरी है और मुल्क को कौम के लिए ज़रूरी है। अब दूसरी तरफ फिर टैक्स कलेक्शन जो है उसे यूज़ कहाँ करना है, उसकी यूसेज के इश्यूज़ हैं। सब जगह से डिमांड्स बहुत हैवी होती, वो इस दफ़ा भी थी। एग्रीकल्चर हमारा माइनस में था, माइनस 2.29 है, 0.29 इस दफ़ा पिछले साल जी। अब अगर उसे एलोकेशंस नहीं करेंगे तब मसला होगा। अगर वहाँ टोटल कलेक्शन तो वही 3.1 है कितनी जितनी बजट की गई, अगर उसकी परसेंटेज उधर दे देंगे तो कोई और चीज़ सफ़र करेगी। तो दिस कंटिन्यूज। अब उसमें यह है कि ये वो झींगों विंगों की मिसाल दे रहे थे, अगर फूड आइटम्स को सस्ता करने का कोई बंदोबस्त है तो उसमें ये भी शामिल है। और अगर फूड आइटम्स आम आदमी के लिए नहीं है तो अली साहब आप फिर फैसला कर लें किसके लिए होनी चाहिए। अब ये उसमें अगर एग्रीकल्चर, उसका फूड से ताल्लुक़ है, ठीक है। एग्रीकल्चर में अगर सप्लाई साइड स्ट्रॉन्ग नहीं होगी चीज़ महंगी हो जाएंगी। फिर आप कहेंगे जी डिप्टी कमिश्नर से को कम कर दे इसकी तनख्वाहें, कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं कर सकता ये। वो अगर सप्लाईज पूरी होंगी तो उसमें एक बैलेंस आएगा। अब यह है कि एग्रीकल्चर को आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो चैम्बर वाले शोर बिछा देंगे कि साहब ये उसे इतना दे दिया। अभी ये टेक्सटाइल को इन्होंने कुछ रिलीफ्स दिए हैं जी, बिल्कुल वो ठीक से असल में उसे अप्रिशिएट करना होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम कि क्या क्या रिलीफ कितना है, क्वांटिटेटिवली क्या है, क्वालिटेटिवली क्या है। तो अच्छा, फिर जो हेल्थ और एजुकेशन पे शोर मचेगा, वो 11 और 12% की इंक्रीज़ दी है पिछले साल से, ठीक है। लेकिन अगेन अगर दे भी दे तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक मैकेनिज़्म और उसका बंदोबस्त चाहिए। वरना अगर आपने बजट बना दिया, आपको मैं कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का बता सकता हूँ कि उनके एजुकेशन के बजट लैप्स हुए। तो ये जो है ना इस वक्त कि इस चीज़ में इतना रख दिया, सवाल ये है कि वहाँ तक वो पहुँचेगी कैसे।
मैकेनिज्म क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस, वो सिस्टम्स क्या बने हुए हैं, बने हैं कि नहीं बने। तो जो सिराज साहब कह रहे हैं ना कि 1 साल का किस्सा नहीं है, कि अगर कोई लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्लान हो और उसे हर हुकूमत उसे फॉलो करे। अब एक हुकूमत आए कहती प्राइवेटाइजेशन, दूसरी कहती बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो ये हमारे यहाँ असल झगड़े ये हैं। हम लोग जो हैं अभी जो है हुकूमत ने जैसा कैसा एक बजट दिया होगा, अपोजिशन यकसर इसे मुस्तरद कर, वो तो हर अपोजिशन का जो है वो एक तब भी तरह से फर्ज हो जाता है। अगर नेशनल बात आप लोग कर रहे हैं तो उसमें फिर अप्रिशिएट ये करना चाहिए कि ये सही है और ये गलत है। अगर यकसर मुस्तरद करने वाली बात है तो फिर वो जो आप लोगों का जहाँ से वो थीसिस आप बिल्ड कर रहे थे वो तो खैर ज़रूरी हो गया ना। अच्छा, लेकिन तारिक साहब फिर आपका मतलब है कि शॉर्ट टर्म हमारी जो है वो ज़्यादातर पॉलिसीज़ नज़र आती हैं और ज़ाहिर है वो और बहुत सारी चीज़ों को ट्रिगर करता है जिसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऑब्वियसली इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करेगा वो एक लॉन्ग टर्म अपना विजन जो है वो रखता है। दूसरा पॉइंट जो आपने मेंशन किया यहाँ पे कि हर जगह से डिमांड आती है, देन यू हैव टू सी कि कहाँ पे देना है, कितना देना है, कितना नहीं देना है। हमारी इकॉनमी को देखते हुए आपको लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया गया या उस पर पहले ध्यान देना चाहिए था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ आवर जीडीपी, इट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट, और इसको इतने साल तक जो है वो आप गुजार के और अब आप उसकी परफॉर्मेंस देख के अब आप उसके लिए जो रिलीफ या जो भी आप पैकेजेस दे रहे हैं वो अब जाके दे रहे हैं। नहीं, इसमें इतने साल की बात नहीं है, ये शॉर्ट टर्म ही काम खराब हुआ था, इग्नोर किया गया। हाँ, और देखिए अभी भी एक ये झगड़ा पड़ेगा कि सपोर्ट प्राइसेस आज ऐलान कर देनी चाहिए थी। किसी हुकूमत ने कभी भी किसी फसल के भी जो है सोइंग से पहले आज तक नहीं की। वो फिर आप लोग एक्सप्लेन करें कि क्यों नहीं होता। ठीक है, सोइंग से पहले अगर कर दें तो हो सकता है फार्मर ये फैसला करे कि मेरी सपोर्ट प्राइस अच्छी है तो वही कर। लेकिन आपने अगर ये देखा होगा कि रबी है तो रबी में जाके उसकी सोइंग तो हो जाएगी अक्टूबर नवंबर में, रबी की सपोर्ट प्राइस जाके पता चला मार्च में अनाउंस हो गई। तो ये सारे जो हैं प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। आज तक जो सिराज साहब कह रहे हैं ना 70 साल की बात, 70 साल में एग्जैक्टली यही होता है कि कॉटन है, कॉटन ने इस दफ़ा हमें बिल्कुल मुश्किल में डाला है। आज सपोर्ट प्राइस की हम बात नहीं करेंगे। कॉटन की इस वक्त सोइंग जो है वो हो जाएगी। उसमें एक ज़रूर है कि उन्होंने कहा 1 जुलाई से हम आपको जो है डीएपी में और उसमें इतना रिलीफ देंगे, विच इज़ 50 रुपीज़ राइट नाउ एंड 350 अनदर इन बोथ जी। लेकिन फिर मसला है कि वो जो पहला वाली खाद है वो तो अब यूज हो जाएगी, 1 जुलाई के बाद तो दूसरा राउंड आएगा, दूसरा राउंड तो सिर्फ उसमें रिलीफ मिलेगा। But I was reading something that they fixed the price for the fertilizer bag जी at 1400 rupees. हाँ, something of the sort। 400 नहीं 1800 से 1400 हुई, 50 रुपए तो अब उन्होंने निगोशिएट कर लिया है, 350 1 जुलाई को मिलेंगे। अच्छा, अच्छा यहाँ पर मैं चाहूँगा शब्बर जैदी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करें। लोगों का जहन इस पे होता है पता नहीं टैक्स इस दफ़ा कितना लगा, कितने ज़ायद टैक्सेस आए, और फिर वो तखमीने के अंदर जो टैक्स लगाते हैं बोलते हैं भी 300 अरब से ज़्यादा के टैक्स लग गए। कौन से लगे जनाब? जी शब्बर साहब, सवाल क्या है आपका? जी मेरा ये कर 300 अरब से ज़्यादा टैक्स लग गए, कौन से ज़ायद टैक्स लग गए? मतलब वन वुड लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी दोज 300 बिलियन प्लस टैक्सेस। देखिए, जो अगर आप इस ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बिल्कुल टोटली रवायती बजट है, और जनरली 4th बजट तो हर गवर्नमेंट का रवायती ही होता है। टैक्स के जहाँ तक मामलात हैं, इस साल का जो टारगेट था जो लास्ट ईयर गुजर रहा है, 1 महीना बाकी है, वो पूरा होगा, वो टारगेट हम मीट करेंगे। मगर उस टारगेट को मीट करने का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई एक्सेप्शनल पोजीशन हासिल कर ली। मैंने आपके एक पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि पाकिस्तान में जो टारगेट है वो 1000 बिलियन से शॉर्ट है, 1000 बिलियन से शॉर्ट है। तो ये जो हम छोटी मोटी टिंकरिंग कर रहे हैं, ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। जिस तरह दोनों हजरात ने कहा ना आपको कि इस बजट, हर बजट के 2 पहलू होते हैं।
एक उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है कि बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, कंट्री की ये रिसीट है, ये पेमेंट है, उसको बैलेंस तो मैंने करना है और लॉजिकली होता है कि ये इस पे ही होगा, ये इतना होगा। ये तो एक एनुअल स्टेटमेंट है और जिस तरह सिराज साहब कह रहे हैं वो उसका कोई रेलिवेंस उस सेंस में नहीं होता, वो तो हर हाल में प्रेजेंट करना है गवर्नमेंट को। मगर इस एनुअल स्टेटमेंट के पीछे एक अंडरलाइंग फिलॉसफी होती है जो जनरली हमारे आम मुल्कों में इकोनॉमिक प्लान होता है या 5 ईयर प्लान होता है या कोई प्लानिंग। जो चीज़ पाकिस्तान में बिल्कुल नापैद हो गई है और वो बढ़ती जा रही है वो ये है कि इकोनॉमिक प्लानिंग का ताल्लुक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट से नहीं है। हमें ये, जिस तरह तारिक साहब भी वही बात कर रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये नहीं पता कि हमें 20 साल बाद कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, हमें 20 साल बाद कौन सी सड़क क्रिएट करनी है, हमें ये नहीं पता कौन से एयरपोर्ट बनाना है। हमारे पास इकोनॉमिक प्लानिंग, जब ये गवर्नमेंट आई थी एहसन इकबाल साहब एक विजन कोई 2020 की बात करते थे, पता नहीं कोई एग्जैक्टली कोई ना, मगर जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, इन माई व्यू इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, हमने इकोनॉमिक्स को ऑफ द गवर्नमेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट के साथ मिक्स कर दिया है। ये जो आपने आज देखा है ये मेरा तो काम है, जानता है, मेरा तो धंधा है कि किसको बढ़ाना है, इसको कम करना है, तो ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसका कोई सिग्निफिकेंस जनरली डायरेक्ट आम आदमी पे नहीं पड़ता, पढ़ देगा तो थोड़ा बहुत साल में एडजस्ट कर लेगा वो अपने आप को। जो बुनियादी सवाल है कि पाकिस्तान की मईशत और जो पाकिस्तान के खदोखाल हैं, समाजी और माशी खदोखाल, वो हमें दुनिया कहाँ ले जा रही है और हमें कहाँ लेके जाना है। ये इकोनॉमिक प्लानिंग या मास्टर प्लान या 5 ईयर प्लान या 10 ईयर प्लान होता है हर कंट्री का। ठीक है, तो ये जो टैक्स की जो भी तो अच्छा अब मैं उस पर आता हूँ। टैक्सेशन, उसका एक टैक्सेशन जो है वो तो एक रिसोर्स ऑफ द गवर्नमेंट है ना, बिल्कुल, जो वहाँ से अब आपने कहा 300 बिलियन कहाँ से कलेक्ट करेंगे। अभी मैं देख रहा था कि इसमें जो टैक्सेशन में एक बहुत बड़ा टैक्स चेंज हुआ है वो हुआ है FED ऑन सीमेंट। अफेक्टिवली सीमेंट पे आपने टैक्स डबल कर दिया। सीमेंट पे बोरी पे, अब पहले वो रेट पे था, अब बोरी पर हो गया, तो अफेक्टिव रेट डबल हो गया सीमेंट पे टैक्स का। अब मैं तो इस चीज़ को समझने से कासिर हूँ कि जब आप CPEC में जा रहे हैं, आप मोटरवे जा रहे हैं, तो आपको कैश नज़र आ रहा है तो वहाँ से आप कैश पकड़ रहे हैं, ठीक है यार सीमेंट की सेल होने वाली है, यहाँ से कैश ले लो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो आई वुड से शॉर्ट टर्म माइंडनेस जो हो गई हमारे मसाइल की, और हम हर गवर्नमेंट अपने 5 साल को देखती है, उससे आगे नहीं देखती। ये बुनियादी मसला है। टैक्स, अब ज़्यादा आपने बात की टैक्स की, आपको याद है आपके पास प्रोग्राम किया था, एक रिटेलर के लिए एमनेस्टी स्कीम लाए थे, ये मैंने कहा था ये नहीं चलेगी, वो नहीं चली। जब डार साहब की पहली गवर्नमेंट आई थी, जब ये गवर्नमेंट में आए थे तो पहले साल में इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम किया था जिसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। वो था कि बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन FBR के पास होगी। सिराज साहब मेरे से, मैं भी बैंकर में डिसएग्री करें उस चीज़ से, बट वो एक बड़ा मेरे हिसाब से ऐसा कदम था, उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। एंड व्हाई इज दैट सो? बिकॉज आपका मसला इस वक्त क्या है, आपका मईशत का मसला क्या है? आपका मईशत का मसला है नॉन डॉक्यूमेंटेशन। आप इनकम टैक्स नहीं कर सकते जब तक आपके पास एसेट का रिकॉर्ड नहीं होगा। पहले आप ये देखें कि आपका एसेट रिकॉर्ड। आज पाकिस्तान में आप मुझे बता सकती हैं कि ये घर, ये बिल्डिंग, ये दफ्तर, ये गाड़ी किसकी है? ये दुनिया में कहीं नहीं होता। पहले आप एसेट रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो फिर आप जाके इनकम टैक्स का रिकॉर्ड बनाएंगे। पाकिस्तान बुनियादी जो चीज़ आज, जिस चीज़ का मुझे अफसोस हुआ, पूरी स्पीच में कहीं लफ्ज़ डॉक्यूमेंटेशन इस्तेमाल नहीं हुआ, जो कि बुनियादी इसका मसला है इस मुल्क का। इसका मुल्क का मसला रेवेन्यू 3600 से 3700 या 3700 से 3800 नहीं है। इस वक्त बुनियादी मसला ये है कि एसेट नॉन डॉक्यूमेंटेड है, इनकम का सोर्स नहीं पता, कौन कितना कमा रहा है, कैसा कमा रहा है, कितना टैक्स दे रहा है, कितना नहीं दे रहा। इस चीज़ की वजह से आम आदमी का जहन गवर्नमेंट से डाइवोर्स हो गया है, एक ट्रस्ट गैप बढ़ता जा रहा है। तो शबर साहब, ये जो स्टेप्स लिए गए हैं विद होल्डिंग टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स एंटी डॉक्यूमेंट होता है मैडम। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, यू थिंक कि ये बहुत शॉर्ट टर्म जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स तो होता ही एंटी डॉक्यूमेंट है। टैक्स अगर आप विदहोल्डिंग पे लेना करेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसका मतलब है डॉक्यूमेंटेशन को आपने डिनाई कर दिया। आपने कहा कि विदहोल्डिंग कर लो और उसको फाइनल लायबिलिटी कर दो, खत्म। तो आपने ना डॉक्यूमेंट किया और टैक्स कलेक्ट। तो वही मैंने कहा ना आपको, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है,
इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं है। आपने टैक्स, आपको रुपए चाहिए ना, तो आपने विड्रॉल के पैसे आपने कलेक्ट कर लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम भी पैसे कलेक्ट कर लिए। तो वही आप कहना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म जो है नहीं, वो देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट आई विल आस्क यू टू होल्ड दैट थॉट, क्योंकि मुझे एक ब्रेक पर जाना है जी। ब्रेक से वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। तो नाज़रीन, बड़ी बेहतरीन किस्म की गुफ्तगू हो रही है, टैक्सेशन के ऊपर अच्छी जीरा और बहस हो रही है, लेकिन हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम बजट के ऊपर 2016-17 और एक तवीलुल मयाद तकरीर जो कि जनाब इसाक डार साहब ने की। और ब्रेक पे जाने से पहले रबिया ख़ान जो मेरी साथी एंकर हैं, उन्होंने एक बड़ा ही पेचीदा किस्म का सवाल पूछा। पेचीदा इस लिहाज से क्योंकि वो एक हमारे जहन में ये परसेप्शन है कि किस तरह से नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाएं। अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है, और जैसे आपने कहा कि एक जाविया तो पेश कर दें, और हमारे यहाँ मायरीन हैं, उनकी अपनी एक राय होगी, तो मैं चाहूँगा कि वही सवाल आप दोबारा से दोहराएं भी, और अपनी जो आर्गूमेंट है आपकी, जो मेरे ख्याल से जो एक परसेप्शन है, बहुत सारे हमारे यहाँ लोग इसी तरह तस्वुर करते हैं, उसको भी दोहराएं ताकि लोगों को उसका जवाब मिल सके। एंड स्पेशली मैं पूछना चाहूँगी अपने मेहमानों से कि ज़ाहिर है हमारे साथी ममालिक भी हैं जहाँ पे टैक्स रिफॉर्म्स जो है वो इख्तियार किए जाते हैं, वो अपनाते हैं। क्या ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो वहाँ पे अपनाए जाते हैं जिसकी वजह से जो हम फाइलर और नॉन फाइलर की बात करें तो उनको कैसे फाइलर बनाया जा सकता है? क्या बेहतर तरीका है? मैं आपको दुनिया के 160 मुल्कों का टैक्स लॉ मैंने पढ़ा है, सिवाय पाकिस्तान के कहीं कैटेगरी ऑफ नॉन फाइलर नहीं है। पहले तो आप इसको समझ जाएं, ये बिल्कुल यूनिक और गलत चीज़ है। दो रेट ऑफ टैक्सेशन ऑफ अ सेम इनकम नहीं हो सकते। किसी को आप नॉन फाइलर का रेट दे के आप ये कह रहे हैं कि आप क्योंकि एक लॉ को कंप्लाई नहीं कर रहे इसलिए ज़्यादा टैक्स दे दें। अच्छा, चलिए अगर मैं इस बात को आपको एक्सेप्ट भी कर लूँ कि हम उसको इसलिए देना चाहते हैं कि डिफरेंशियल ज़्यादा होगा तो वो वॉलंटरी फाइलर बनेगा। बिल्कुल, ये भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अगर उसको भी आपने करना है तो जो नॉन फाइलर है इसका मतलब है कि उसको फाइल करना था, उसने नहीं किया। मैं एक मिसाल लेता हूँ डिविडेंड की। शेयर होल्डर की रजिस्टर आपके पास मौजूद है, नाम मौजूद है, नंबर मौजूद है। आपने डिविडेंड के दो रेट रखे हैं, 20% और 12.5%। अब 8.5% का फ़र्क है। इस वक्त 12.5% रेट है डिविडेंड का ऑन फाइलर एंड 20% ऑन नॉन फाइलर। 7.5% का फ़र्क है रेट का। डिविडेंड का शेयर होल्डर आपको पता है, नाम उसका पता है, डिविडेंड उसको आप दे रहे हैं, आप उसे फाइलर नहीं बना सकते, तो फिर आप इंडिया से सुलह कर लें और इसराइल से सुलह कर लें। अच्छा, तो कुछ नहीं सकता। फिर अगर आप उसको फाइलर नहीं बना सकते फिर आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए ना, अगर आप डिविडेंड वाले को भी फाइलर नहीं बना सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? देखिए, चले मैं कैश ट्रांजेक्शन को छोड़ सकता हूँ, बहुत लंबी कंपनी तो बड़ी छोटी सी 300-400 कंपनियां हैं, बिल्कुल, उनमें अगर डिविडेंड वाला आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा शेयर होल्डर कौन है, तो फिर आप मुझे बताइए आप टैक्सेशन को कैसे लेके चलते हैं? मैं जो बुनियादी बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे मुल्क का जो टैक्सेशन है उसमें से हर किसी अच्छे मुल्क का टैक्सेशन में 40 to 45% टैक्सेशन इनकम टैक्सेशन होनी चाहिए। इनकम को टैक्स होना चाहिए कि अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म हो और अमीर टैक्स दे जो गरीब के लिए इस्तेमाल हो। पहले बुनियादी टैक्स के कॉन्सेप्ट को समझें कि अमीर आदमी अपनी आमदनी पे टैक्स दे जो गरीब के लिए इस्तेमाल हो। ये कॉन्सेप्ट है टैक्सेशन का। अगर आपने 40% से ज़्यादा आमदनी के बेस के टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते तो माशरा जंगल बन जाएगा। इसलिए जंगल बन जाता है कि डिस्पैरिटी इन द वेल्थ बढ़ती जाती है और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होती जाती है। तो अब हमारा जो बुनियादी से टैक्स में सवाल है वो ये है कि क्या हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन से डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? कॉन्सेप्चुअली जा रहे हैं, मतलब उसका नाम हमने इनकम टैक्स रखा हुआ है मगर वो है एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर आपने इस सिस्टम को चलाना है, मगर वो आपकी मजबूरी बन गई है। आपकी मजबूरी ये बन गई है कि आपको एक अमाउंट कलेक्ट करना है और आपके सिस्टम और पब्लिक के अंदर एक डिस्ट्रस्ट है। पब्लिक उस सिस्टम के अंदर आने को तैयार नहीं है और आपके पास वो
मॉरल और लीगल अथॉरिटी नहीं है, जो मॉरल और सोशल अथॉरिटी नहीं है कि लोगों को आप मजबूर कर सकें कि वो उस गैप को फिल करें। तो आप मजबूर होके, जैसे मैंने कहा ना, इस किस्म के इकदाम लेके आपने कैश पूरा कर देते हैं। ठीक है, सही, फेयर है ना। मैं भी अगर उसकी जगह होता, आज इसाक साहब की जगह, हाँ, यही करता जो वो कर, इस तरह से नहीं हो रहा तो अच्छा। मगर सवाल अब ये है, अब हम आज पाकिस्तान में जिस नहज पे खड़े हैं, मेरे ज़ाती हिसाब से आज पाकिस्तान में जिस जगह पे आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, मेरा ज़ाती व्यू है कि अगर हमने अब करेक्शन नहीं की तो फिर हम बहुत गलत जगह चले। मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि हमारी जो रिकॉर्डेड GDP है वो 280 बिलियन के आसपास है। आपका आखिरी सर्वे 73 में हुआ था। आपको क्या पता कि आपकी GDP कैसी कितनी है? और उस टैक्स कलेक्शन को अगर आप निकालें GDP के साथ, तो ये टैक्स कलेक्शन 6-7% ज़्यादा नहीं है ऑफ द रियल GDP। तो जिस कंट्री का रियल GDP 6-7% के आसपास रहे वो कंट्री अपने अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो बेचारा आके डाइस पे जो कुछ बोलेगा, ठीक है, वो अपनी पोजीशन कवर करेगा, बट जो बुनियादी मसला है उसको हल करना पड़ेगा। और मैं फिर वापस आ रहा हूँ उस बुनियादी बात पर कि 2 काम करने हैं आपको, डॉक्यूमेंटेशन इकनॉमी एंड इनकम बेस्ड टैक्सेशन। चाहे उसके लिए आपको, मैं ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, थोड़ी सख्ती करनी पड़े या नॉर्मल सिस्टम जो दुनिया में चल रहे हैं उनसे डेविएट करना पड़े, एसिड डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। और पनामा लीक में आपने देख लिया कि मेरे ज़ाती हिसाब से, मैंने उन्हें रिकॉर्डेड भी कहा था कि 70 से 80 बिलियन डॉलर पाकिस्तानी के एसिड बाहर पड़े हुए हैं, अनरिकॉर्डेड हैं। इससे ज़्यादा रिकॉर्डेड पनामा लीक पाकिस्तान में अपनी पड़ी हुई है। आप एक गलत रविश पे चल पड़े हैं। आप विदहोल्डिंग टैक्सेस कलेक्ट करके मुल्क की कैश मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली आपकी इकनॉमी को क्रिपल कर देगी बाय क्रिएटिंग डिस्पैरिटी। दैट डिस्पैरिटी विल क्रिएट वायलेंस, डिस्पैरिटी विल क्रिएट अदर इश्यूज़। तो ये जो बुनियादी मसाइल हैं ये एड्रेस नहीं हो रहे। जिस तरह कहा, ये एक बजट में नहीं होते। इसके लिए आपको एक इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म हो। वो लॉन्ग टर्म। जी सिराज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जो टारगेट्स रखे गए हैं, हम बात कर रहे थे कि 1 साल में जो है आप नहीं जज कर सकते कि परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह की रही या रहेगी। 5.7% जो है वो टारगेट रखा गया है GDP का, और आगे जाके 7% तक जो है वो ले जाना चाहती है हुकूमत। यू थिंक इट्स अ हाईली ऑप्टिमिस्टिक टारगेट और इट्स अचीवेबल? आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली एम्बिशियस। देखिए, जो एनालिसिस अभी शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा इन टर्म्स ऑफ द टैक्सेशन एंड द टैक्सेशन टू GDP रेशियो, it is the lowest in the region. If you look at India, Bangladesh, even Sri Lanka, they are in double digits of 15% and 18% tax to GDP, which essentially means that they are collecting enough revenue to be able to spend on your people. ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो पा रही है। और बात सारी जो अभी गुफ्तगू हम लोग जिस तरह कर रहे थे, उसी को मैं अगर थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करूँ आपको, when I do a transaction and I pay a tax on it and I remain a non-filer, basically मैं ये कह रहा हूँ अवाम को, दुनिया को, सबको, हुकूमत को, कि मैंने आपको पूरी डिस्क्लोजर नहीं किया अपने पैसों का। ये 10 रुपए का जो मैंने काम किया था उसके ऊपर आपने मुझे से टैक्स ले लिया 2.5 रुपये, बेशक ले लीजिए, बट डोंट आस्क मी व्हाट अदर वेल्थ आई हैव। बट यू थिंक ये जो दैट इज़ वेयर इश्यूज आर। व्हाट आर अदर नेशंस? अदर नेशंस पीपल वॉलंटरली एक्सेप्ट द लॉ because the law is enforced. अब मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए CNIC एक बड़ी यूनिक चीज़ है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। आप गाड़ी रजिस्टर कराने जाएं तो आपको CNIC चाहिए, आप घर ख़रीदने जाएं तो आपको CNIC चाहिए, बैंक अकाउंट आप खोलें तो CNIC चाहिए। कितनी देर लगेगी टैक्स नेट को बढ़ाने में? यू हैव द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन योर डेस्कटॉप। It is a question of having that will to go after those people who are non-filers. और कहेंगे जी आपने करना है, अगर बताइए गाड़ी कैसे खरीदी आपने? ये 2 करोड़ की गाड़ी आपने किस तरह खरीदी है? जबकि आपने टैक्सेशन, will is not there, and also as he said, possibly there is no legal framework, possibly there is also no political gut to go after people, or for that matter even the moral authority. Moral authority comes because that is most predominant in societies where moral authority is exercised by the political elite. But if they are themselves compromised morally, then how can they enforce it upon people? देखिए, सारे लोग जो है ना इस वक्त दुनिया में वो अपने
ताल्लुक़ात जो हैं इस तरह बढ़ा रहे हैं कि एक इकनॉमिक विजन लेके हर मुल्क चल रहा है जी। कोई नई चीज़, कोई अनोखी बातें हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं फ्रैंकफर्ट में एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, वहाँ पे जो इंडियन डेलीगेट था उसने ये कहा कि इंडिया नीड्स टू is creating 1 million jobs every year, and if they can't create they will have social turmoil. तो जो चाइनीज़ डेलीगेट वहाँ बैठा था, मेरी हैरानी और मेरी आई वॉज शॉक्ड कि उसने जो जवाब दिया, उसने कहा कि नॉर्थ एशिया की जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन है, तो इंडिया कैन ईजिली एक्सपोर्ट ऑल देयर लेबर टू नॉर्थ ईस्ट एशिया। एंड आई फेल्ट सो सैड एज अ पाकिस्तानी के ये हम भी तो हैं, and our population is 65% youthful population, and what have we done? Nothing. अभी इतनी दिलचस्प तारिक साहब कह रहे थे ना जी, लेकिन फिर वही बात कि वक्त की किल्लत जो है वो आड़े आ जाती है, और फिर जब गुफ्तगू करने में इतना मज़ा आ रहा हो फिर बीच में, लेकिन फिर भी क्या करें। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हमारी बजट ट्रांसमिशन के अंदर शरीक हुए, और ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे तीनों मेहमान, जो सिराजुद्दीन अजीज़ साहब प्रेसिडेंट CEO हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, तारिक इकबाल साहब साबिक चेयरमैन NIT, सैयद शब्बर जैदी साहब जो कि सीनियर पार्टनर AF फर्गूसन कंपनी और टैक्सेशन के माहिर हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए राबिया खान आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगी नाजरीन हमारी बजट ट्रांसमिशन के अंदर जनाब खलील अहमद साहब के साथ। मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगा, और इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर हम वापस आएंगे और नया पैनल और खलील अहमद साहब और राबिया खान आपको ज्वाइन करेंगे।